नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। सबसे पहले बात लखीमपुर केरी केस की। सुप्रीम कोर्ट ने चारशंबे के रोज़ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस राकेश कुमार जैन को लखीमपुर खेरी कत्ल केस की खुसूसी तफ्तीशी टीम यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT की जांच की निगरानी के लिए मुकर्रर किया। चीफ जस्टिस NV रमना की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत के दौरान कहा कि जस्टिस राकेश कुमार जैन की तकर्रुरी तहकीकात में मुकम्मल मुनसिफाना और आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए की गई है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने डिवीज़न बेंच को तहकीकात की निगरानी की जिम्मेदारी हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज को सौंपने के लिए अपनी रजामंदी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की हुकूमत को 3 सीनियर इंडियन पुलिस सर्विसेज ऑफिसर्स यानी IPS अफसरान की तकर्रुरी करने की हिदायत दी थी। NS शिरोडकर, दीपेंद्र सिंह और पद्मजा चौहान को भी SIT की जांच टीम में शामिल करने का हुक्म दिया गया। अदालत ने कहा कि वो चार्जशीट दाखिल होने और जस्टिस जैन की रिपोर्ट मौसूल होने के बाद इस मामले की अगली समाअत करेगी। डिवीजन बेंच के सामने समाअत के दौरान योगी आदित्यनाथ हुकूमत की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील हरीश साल्वे ने मुआवजे के मामले पर कहा कि एक मसला है कि क्या उन लोगों को दिया जाए जो मुलजिमीन के कत्ल का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 15 नवंबर को अपनी आखिरी समाअत में कहा था कि वह लखीमपुर खेरी तशद्दुद वाक़े की तहकीकात की रोज़ाना की निगरानी के लिए कुछ रिटायर्ड जजों के नामों पर गौर करेगी। बेंच ने उत्तर प्रदेश हुकूमत से कहा था कि वो 3 अक्टूबर को हुए तशद्दुद में हलाक होने वालों को मुआवजा देने के मामले में मुनासिब कार्रवाई करे। इससे कबल 8 नवंबर को डिवीज़न बेंच ने उत्तर प्रदेश पुलिस की तहकीकात पर सवाल उठाते हुए रियासती हुकूमत को फटकार लगाई थी और उसे हुकूमत की SIT जांच की निगरानी करने को कहा था। जस्टिस राकेश कुमार जैन, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के साबिक जज रंजीत सिंह की तकर्रुरी रियासती हुकूमत के सामने रखी गई। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी में गुज़िश्ता अक्टूबर को एहतजाज करने वाले किसानों को कुचलने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को बचाने के लिए ज़िले अदालत में उनके वकला के कई दलाइल के बावजूद उनके जराइम बेनकाब हो चुके हैं। इसलिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को फौरी तौर पर मरकजी वजीर को ओहदे से हटा देना चाहिए। कांग्रेस के मौसलात के शोबे के सरबराह रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि अब तो सच सामने है, अब मुल्क के वजीर ममलिकत बराए दाखिला इस्तीफ़ा क्यों नहीं देते? अब क्या वजीर की कुर्सी किसान की जान से ज़्यादा कीमती है? अब वजीर आज़म उन्हें क्यों बचा रहे हैं? मुल्क जवाब मांगता है। इसके साथ ही उन्होंने एक खबर पोस्ट की जिसमें लिखा है कि 3 अक्टूबर को 2:30 से 3:30 बजे तक कहाँ था साबित नहीं कर सका आशीष मिश्रा। मुद्दे आलय के लोगों ने अदालत को बताया कि 60 लोगों ने उन्हें जाए वक़ूफ़ पर देखा था। दरियासना सुप्रीम कोर्ट ने आज लखीमपुर खेरी कत्ल केस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जांच की निगरानी के लिए एक रिटायर्ड जस्टिस को मुकर्रर किया है। कौमी राजधानी दिल्ली में फैली हुई आलूदगी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में चारशंबे के रोज़ एक मरतबा फिर समाअत हुई। इस दौरान मरकजी हुकूमत ने अदालत उज़्मा में हलफनामा दायर करके इतला दी कि इसके लिए अपने मुलाजिमीन को वर्क फ्राम होम मोड पर भेजना मुमकिन नहीं होगा। मरकजी हुकूमत ने अपने 392 सफ़ात पर मुश्तमिल हलफनामे में बताया कि कोरोना के सबब पहले ही कामकाज मुतासिर है, जिससे मुल्क पर काफ़ी असर पड़ा। समाअत के दौरान जब चीफ जस्टिस NV रमना ने मरकजी हुकूमत के दफातर के हवाले से सवाल किया तो मरकज़ की जानिब से पेश होने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हलफनामा पेश करते हुए बताया कि अगर हम सबको वर्क फ्राम होम मोड में भेज देते हैं तो इसका कोई ख़ास असर नहीं होगा, क्योंकि सड़कों पर कुछ ही गाड़ियाँ कम होगी। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने अपने मुलाजिमीन को कार का इश्तराक यानी कार पूलिंग का मशवरा दिया है। SG मेहता ने बताया कि हम मरकजी हुकूमत के दफातर को बंद नहीं कर सकते क्योंकि इसका असर कामकाज पर पड़ेगा। दरियासना दिल्ली हुकूमत की तरफ से पेश हुए एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सभी जानते हैं कि 2 माह में पराली जलाने के वाक़यात अपने उरूज पर हैं। उन्होंने कहा कि पराली जलाना आलूदगी का सबब है। इस पर CJI रमना ने कहा कि हम किसानों को सज़ा नहीं देना चाहते, हम चाहते हैं कि हुकूमत उनसे पराली ना जलाने की अपील करे। CJI रमना ने कहा कि यूपी, पंजाब और हरियाणा के सिर्फ चंद देहातों में ही पराली जलाई जाती है, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। दिल्ली हुकूमत बताए कि उसने क्या किया। इस पर संघवी ने कहा कि कल CAQM की तरफ से दी गई हिदायत में दिल्ली हुकूमत ने पहले ही 90% कदम उठा लिए हैं। सिंघवी ने कहा कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों को सड़क की सफाई के लिए 15 मशीनों की ज़रूरत है, हमने उसकी खरीदारी को मंजूरी दे दी है। इस पर अदालत ने कहा कि आप जिम्मेदारी बल्दिया पर डाल रहे हैं। इस पर संघवी ने दलील दी
क्योंकि सफाई का काम MCDC का है। पंजाब हुकूमत ने भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा जमा कराया, जिसमें कहा गया कि 29,61,000 हेक्टेयर ज़मीन पर धान की काश्त की जाती है। 2021 में 18,74,000 किलोग्राम पराली पैदा हुई। हुकूमत ने कहा कि पराली जलाने वाले किसानों से 2,500 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक का जुर्माना आयद किया गया। पंजाब हुकूमत ने यह भी बताया कि इस साल पराली के तस्फिये के लिए 10,024 मशीनें मंगवाई गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पार्लियामेंट और मुल्क के प्रिसाइडिंग अफसरान से मुतालबा किया कि आज़ादी के अमृत दौर में आइंदा 25 बरसों तक ऐवानों में बार बार फ़र्ज़ के मंत्र पर जोर दें और क़ानून साज इदारों के ऐवानों में मियारी बहस और मुबाहिसे के लिए अलग से वक्त मख्तस करें, जिसमें विक़ार, संजीदगी और नज़्म व ज़ब्त हो और उससे सेहतमंद जमहूरियत की राह हमवार हो। PM मोदी ने आज पार्लियामेंट और क़ानून साज इदारों के ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग अफसरान की 7 साला कॉन्फ्रेंस का नई दिल्ली से वीडियो लिंक के जरिए इफ्तिताह किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की सदारत में 22वीं प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद 16, 17 और 18 नवंबर को किया जा रहा है। मुल्क के प्रिसाइडिंग अफसरान की कॉन्फ्रेंस की शुरुआत 1921 में हुई थी और पहली कॉन्फ्रेंस शिमला में मुनक़िद हुई थी, इसीलिए 7 साला कॉन्फ्रेंस का इनेकाद शिमला में किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस में ओम बिरला के साथ राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश, हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला जयराम ठाकुर, असेंबली स्पीकर विपिन सिंह और दीगर आला ओहदेदार मौजूद हैं। मोदी ने अपने खिताब में ऐवान में नए कामकाज के बारे में अपने नुक्ते नज़र को शेयर करते हुए कहा कि हमारे ऐवान की रिवायत और निज़ाम फितरत के लिहाज से हिंदुस्तानी होने चाहिए। हमारे पॉलिसियाँ, हमारे क़वानीन हिंदुस्तानियत की रूह, एक भारत श्रेष्ठ भारत के अज़्म को मजबूत करने वाले हों। साथियों, आप सभी इस बात से परिचित हैं कि बीते सालों में देश ने वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड जैसी कई व्यवस्थाओं को लागू किया है। क्या इसी तरह की सुविधाओं से हमारी जनता भी कनेक्ट हो रही है और पूरे देश में भी एक साथ हमने एक नया अनुभव आ रहा है, मानो देश उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, कोने कोने में कनेक्ट हो रहा है। मैं चाहूंगा कि हमारी सभी विधानसभाएं और राज्य अमृत काल में इस अभियान को एक नई ऊंचाई तक लेकर जाएं। मेरा एक विचार, वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म, क्या यह संभव है? एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक ऐसा पोर्टल जो न केवल हमारी संसदीय व्यवस्था को जरूरी टेक्नोलॉजिकल बूस्ट दे, बल्कि देश की सभी लोकतांत्रिक इकाइयों को जोड़ने का भी काम करें। हमारे हाउसेस के लिए सारे रिसोर्सेज इस पोर्टल पर उपलब्ध हो। सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर पेपरलेस मोड में काम करें। लोकसभा के माननीय अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति महोदय के नेतृत्व में आप प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स इस व्यवस्था को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे संसद और सभी विधानमंडलों की लाइब्रेरीज को भी डिजिटाइज करने और ऑनलाइन अवेलेबल कराने के लिए चल रहे। मरकजी हुकूमत ने आदिवासी गौरव दिवस मनाने के 2 दिन बाद ही आज नक्सलिज्म से मुतासरा पसमानदा और कबायली इलाकों में सड़कों के राब्ते को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 33,822 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर ने 4 शुबे को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में काबीना की इख्तिसादी उमूर की कमेटी के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि हुकूमत ने महरूम कबायली इलाकों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तीसरे मरहले के तहत 32,152 किलोमीटर सड़कों की तामीर को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि PMGSY के तहत नक्सली इलाकों में 3 मरहलों में सड़कें तामीर की जाएंगी। उन्होंने कहा कि 2016 से अब तक
नक्सल मुतासरा रियासतों के नक्सल मुतासरा रियासतों के 44 अजला में 4,490 किलोमीटर सड़कें और 105 पुल तामीर किए जा चुके हैं। प्रोजेक्ट के तहत पहाड़ी और शुमाल मशरकी इलाकों में 2022 तक ये काम मुकम्मल किया जाना है। कि ऐसे आकांक्षी जिले जहां पर टेलीकॉम टावर्स नहीं हैं, टेलीकॉम कनेक्टिविटी नहीं है, जहां सड़कें नहीं हैं, उनके लिए जो 2 अलग विभागों के, मैं पहले टेलीकॉम मंत्रालय पर आऊँगा। 5 राज्य जहां पर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और उड़ीसा के 44 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, ऐसे 44 आकांक्षी जिलों के 7,267 गांव में मोबाइल टावर्स की और मोबाइल फ़ोन को जो सुविधाएं हैं वो वहाँ पर दी जाएंगी, मोबाइल टावर्स की कनेक्टिविटी दी जाएंगी। ये 4G पर आधारित मोबाइल सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए निर्णय किया गया है। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 6,466 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है और जिनमें हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ साथ 5 वर्षों के लिए ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर का भी प्रावधान इसमें सम्मिलित है। ये व्यय जो है ये यूएसओ फंड से किया जाएगा, यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड के उसके माध्यम से किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट से देश के इन क्षेत्रों को जहां पर अधिकांश जनजातीय क्षेत्र हैं वहां पर मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे ना कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने चाशुंबे के रोज उत्तर प्रदेश में दरियाए मंदाकिनी के साहिल रामघाट पर तकरीबन 5,000 खवातीन के ग्रुप से गुफ्तगू की और उनके मसाइल सुने। आंगनवाड़ी कारकुनों, आशा कारकुनों, वुकला और खुद मददगार ग्रुप समेत आम खवातीन ने घर और बाहर के काम के ताल्लुक से अपने मसाइल बयान किए और कांग्रेस पार्टी की जानिब से खवातीन के लिए ऐलान करदा रिजर्वेशन की सताइश की। प्रियंका गांधी ने खवातीन को यकीन दहानी कराई कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी और उनके मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। प्रियंका गांधी के नारे लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ पर मरकूज इस तकरीब के दौरान समाज के तमाम तबकात की खवातीन, बिलखुसूस कम आमदनी वाले ज़मरे की खवातीन के तफवीज़ इख्तियारात के लिए कांग्रेस लीडर के तकरीब में शिरकत करने के लिए पहुंची। प्रियंका गांधी ने चित्रकूट के मशहूर मत गजेंद्र शिव मंदिर में पूजा भी की। तो देखिए, मैं 1.5 सालों से यूपी में काम कर रही हूं। आपकी तरह मुझे बहुत सारी बहनें बेटियां मिलती हैं। मैंने बहनें और बेटियां कहा, लेकिन मैं हमेशा कहती हूं कि हम पहले लड़की हैं, हम पहले महिला हैं। और आप सब संघर्ष कर रही हैं। मैं चाहती हूं कि आपके संघर्ष में मैं शामिल हूं और आपकी आवाज़ मैं उठाऊं। मैं चाहती हूं कि एकजुट बनकर हम इस प्रदेश को बदलें, इस समाज को बदलें और हम इस यहाँ की राजनीति को बदलें। राजनीति में आजकल बहुत क्रूरता है, हिंसा है। आपने देखा होगा लखीमपुर खीरी में क्या हुआ। एक बड़े मंत्री के बेटे ने अपनी जीप के पहियों के नीचे 6 किसानों को कुचल दिया और आपने क्या देखा कि सरकार ने किसानों की मदद करने के बजाय जिसने ये अत्याचार किया उसकी मदद की। आज भी वही मंत्री प्रधानमंत्री जी के मंच पे खड़े रहते हैं। तो जो हिंसा है राजनीति में, उसको खत्म करने के लिए महिलाओं की बहुत जरूरत है। महिलाएं हम जैसे बच्चों को पालते हैं, हम में करुणा होती है, सिर्फ अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते, किसी और के बच्चे की किसी कोई समस्या हो, बीमार हो, हम मदद करते हैं। ये जो करुणा का भाव है,
सबको मदद करने का भाव, सबको आगे बढ़ाने का भाव ये महिला में ज़्यादा होता है। इसलिए ये करुणा भाव राजनीति में लाने के लिए, महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए और राजनीति में जो हिंसा है, क्रूरता, उसको दूर करने के लिए, महिलाओं पे जितने अत्याचार हैं उनको खत्म करने के लिए ये बहुत तो देखिए। समाजवादी पार्टी ने चारशुम्बे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पार्टी सदर अखिलेश यादव की गाजीपुर से लखनऊ तक समाजवादी विजय रथ यात्रा शुरू करने का ऐलान किया। चारशुम्बे को समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी करदा एक बयान के मुताबिक पार्टी सदर अखिलेश यादव गाजीपुर से लखनऊ तक इस सफर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चलेंगे। काबिले जिक्र के 16 नवंबर को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 341 किलोमीटर तवील पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह किया। एसपी ने इस एक्सप्रेसवे पर गाजीपुर में अखिलेश के रोड शो और रैली के इनेकाद की इजाज़त मांगी थी, लेकिन गाजीपुर इंतजामिया ने सिक्योरिटी वजूहात की वजह से उन्हें इजाज़त देने से इनकार कर दिया था। अखिलेश की कॉल पर एक्सप्रेसवे से जुड़े तमाम 9 अजला के एसपी कारकुनों ने मंगल को नए तामीरशुदा एक्सप्रेसवे पर फूल निछावर करके उसका अलामती इफ्तिताह किया। अखिलेश ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ और उत्तर प्रदेश की बीजेपी हुकूमत नाम बदलकर एसपी हुकूमत के दौर में शुरू किए गए कामों का इफ्तिताह कर रही है। पार्टी की तरफ से बताया गया कि अखिलेश की क़यादत में विजय रथ यात्रा गाजीपुर से शुरू होकर मऊ, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी से होती हुई लखनऊ पहुंचेगी। एक्ट्रेस कंगना रनावत के महात्मा गांधी के खिलाफ दिए गए बयान पर नोट लेते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के सरबराह नाना पटोले ने तस्दीक की है कि कांग्रेस कंगना के खिलाफ मुंबई पुलिस में एक शिकायत दर्ज करेगी। नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र कांग्रेस कंगना रनावत के महात्मा गांधी के खिलाफ दिए गए बयान के लिए कानूनी कार्रवाई करेगी। कांग्रेस उनके खिलाफ मुंबई पुलिस में एक शिकायत दर्ज करेगी। यह एक्शन तब लिया जा रहा है जब कंगना का एक बयान सामने आया जिसमें वो महात्मा गांधी के लिए कह रही थी कि वो नेताजी और भगत सिंह के सपोर्ट में कभी नहीं थे। हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में कंगना ने लिखा था कि ये तो आप गांधी के फैन हो सकते हैं या नेताजी के सपोर्टर, लेकिन आप दोनों नहीं हो सकते, चुने और फैसला करें। उन्होंने न्यूज़पेपर की कटिंग भी शेयर की थी। इसके बाद उन्होंने भीख में मिली आज़ादी के बयान पर अपना पहलू एक बार फिर रखा जिसमें महात्मा गांधी को निशाना बनाया गया था। सिनेमेच्या काही कलाकारांना हातीशी घेऊन ज्या पद्धतीने देशाचा इतिहास खोटा सांगून आणि त्यांना पद्मश्री देऊन अशा व्यक्तीच्या माध्यमातून देशाचा इतिहास बदलण्याचा जो प्रयत्न केला जातो, आपण पाहिलं असेल की महात्मा गांधी बद्दलही सुद्धा चुकीची बडबड करून हा खऱ्या अर्थाने एक प्रकारचा राष्ट्रद्रोह आहे। आणि आपल्या महाराष्ट्राला जसं आमच्या प्रवक्त्याने सांगितलं की बाळशास्त्री जांभेकरांचा इतिहास लागलेला आहे, लोकमान्य टिळकांचा इतिहास लागलेला। श्रीनगर के हैदरपुरा में 2 दिन पहले हुए एनकाउंटर में मारे गए नौजवान के वालिद ने सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। वो दावा कर रहे हैं कि उनका बेटा दहशतगर्द नहीं था, बेगुनाह था। वो एक दुकान पर मजदूरी करता था। 15 नवंबर को हुए इस एनकाउंटर में 2 मुबैना दहशतगर्द और उनके 2 मददगार मारे गए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक मारे गए आमिर के वालिद अब्दुल लतीफ़ मागरे ने बताया कि 2005 में उनके भाई को दहशतगर्दों ने मार दिया था। इसके बाद उन्होंने खुद एक दहशतगर्द को पत्थर से कुचलकर अपने हाथों से मार डाला। मुझे फ़ौज की तरफ से बाज़ाब्ता एक रिकग्निशन लेटर दिया गया। हमें 11 साल तक अपना घर बार छोड़कर दर दर भटकना पड़ा। अब्दुल लतीफ़ ने आगे कहा कि मैं अपने बच्चों को बमुश्किल पाला, लेकिन इन सब का मतलब क्या हुआ? मेरे बेटे पर दहशतगर्दी का लेबल लगाकर उसे मार दिया गया। दफनाने के लिए बेटे की लाश तक नहीं दी गई। दहशतगर्दी के खिलाफ मेरी लड़ाई का ये इनाम मिला। मेरे घर पर आज भी पुलिस का पहरा है। कल को सिक्योरिटी फोर्सेस मुझे भी मारकर दहशतगर्द डिक्लेयर कर सकते हैं। कश्मीर पुलिस का कहना है कि आमिर लतीफ़ मागरे एक हाइब्रिड दहशतगर्द था। ऐसे दहशतगर्द वारदात को अंजाम देने के बाद रोज़मर्रा के काम में लग जाते हैं। पुलिस को इन्हें पहचानने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पुलिस के मुताबिक बानीहाल का रहने वाला आमिर दहशतगर्दों का मकामी सपोर्टर था। वहीं श्रीनगर के हैदरपुरा में 15 नवंबर को मुठभेड़ में 2 मकामी कारोबारियों समेत 4 कश्मीरियों की मौत हुई थी। ऑपरेशन में मारे गए डॉक्टर मुदस्सिर गुल और अल्ताफ भट्ट की वहां
एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में दुकानें थी। डेंटल सर्जन मुदस्सिर गुल इस कॉम्प्लेक्स में कंप्यूटर सेंटर चलाते थे। वहीं अल्ताफ इस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के मालिक थे और वहां हार्डवेयर और सीमेंट की दुकान चलाते थे। अल्ताफ अहमद भट्ट दहशतगर्दों की मदद का उन पर इल्ज़ाम लगाया गया, तो वहीं मुदस्सिर गुल को दहशतगर्दों का ओवरग्राउंड वर्कर बताया गया, जिसने उन्हें रहने के लिए जगह दी थी। कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने दावा किया कि मारे गए 2 दहशतगर्दों में से एक पाकिस्तान का शहरी हैदर था। आईजीपी विजय कुमार ने बताया कि दोनों क्रॉस फायरिंग में मारे गए। हालांकि पुलिस का यह भी कहना है कि डॉक्टर मुदस्सिर गुल दहशतगर्दों के लिए कॉल सेंटर चलाते थे। इस कॉल सेंटर का इस्तेमाल दहशतगर्द सरगर्मियों को ऑपरेट करने के लिए किया जाता था, लेकिन डॉक्टर मुदस्सिर गुल के अफराद खानदान ने इन तमाम इल्ज़ामात को झूठा कहा। उन्होंने कहा कि वो एक आम शहरी थे और उनका दहशतगर्दों से कोई ताल्लुक नहीं था। बाप को नहीं देखा, कैसे आएगी कश्मीर में, क्या हमला आएगा आप ये देखिए। हमारे साथ इस बच्चे को कहां से बात आएगी, हमारे साथ हमारी बहन वापस इसको दिखाओ, इसको दिखाओ, मेरा नाम हुमैरा मुदस्सिर है। मैं डॉक्टर मुदस्सिर की दूसरी मिसेज हूँ। उसकी मिसेज के साथ कॉन्फ्लिक्ट थे। हमारी 2017 में शादी हुई है। 4 साल के बाद हमारा बेबी हुआ है। ये 4 साल के बाद ये क्या हो गया? ये 1 साल की है। इसका भी बाप का प्यार नहीं देखा, हम अभी साथ भी नहीं रहे हैं। सुकून न्यूग में शुदा फाके तो फुक नहीं दो सोच व्यवहार जब सोच सुकून जब सोचता सुकून न्यूग तेमिस क्या करूँ? मुझे इंसाफ दो, मुझे इंसाफ दो, उसकी माँ को इंसाफ दो, उसकी माँ को इंसाफ दो, उसके बाप को, उसका बाप मर जाए, उसका बाप मुझे पता वो कितना प्यार था। इनाया मुदस्सिर है, ये मुदस्सिर गुल की बेटी है, ये 1 साल की है। ये एक वर्ड बोलती है बाबा बाबा। इसे रात पर देव सिंह फोटो करा छापा, कल से दरवाजे को देख रही, कल से बोल रही और ये सरकार इतनी जालिम है कि मारने के बाद उनकी डेड बॉडीज भी नहीं दे रही है। तो हम यही कहते हैं कि ये सिलसिला नहीं चलेगा, इससे कश्मीर में हालात और खराब होंगे। जम्मू कश्मीर को पहले इन्होंने बर्बाद कर दिया है, तबाह कर दिया है, एक स्टेट स्पेशल स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना दिया है और अब मिलिटेंसी को डील करने के बहाने सिविलियंस का कत्लो गारत कर रहे हैं। इससे पहले सोमो ड्राइवर अनंतनाग में उसको मार दिया, उसके बाद जैनबपोरा में मार दिया शाहिद को, और कल एनकाउंटर में हमें नहीं मालूम कि वहाँ कोई मिलिटेंट मरा कि नहीं, मगर हमें ये मालूम है जो 3 सिविलियन मारे गए उनके घर वाले कहते हैं वो बिल्कुल बेकसूर थे, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई मजदूर था, कोई डॉक्टर था, कोई बिजनेसमैन था, उनको मार दिया। गुरु नानक देव की 19 नवंबर को यौम पैदाइश से ऐन क़ब्ल पाकिस्तान में वाक़ करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए आज से कॉरिडोर खोले जाने के साथ ही वहां जाने वाले हिंदुस्तानी खास तौर पर सिख अकीदतमंदों के लिए सुबह 11 बजे से रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो गया। करतारपुर साहिब सिर्फ उन्हीं अकीदतमंदों को जाने की इजाज़त होगी जिन्होंने कोविड वैक्सीनेशन के दोनों डोजेस मुकम्मल किए हों या गुज़िश्ता 72 घंटों की कोविड-19 RT-PCR रिपोर्ट मनफी हो। अकीदतमंदों को पीने का पानी और 7 किलोग्राम वजनी ज़रूरी अशिया ले जाने की इजाज़त दी गई है। इन अशिया में मनफी फेरिस में रखी गई अशिया को सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर ले जाने की इजाज़त नहीं है। वज़ीर आला चरणजीत सिंह चन्नी व काबीना के साथियों अकीदतमंदों के समेत 250 अफराद का पहला जत्था 18 नवंबर को करतारपुर साहिब के लिए रवाना होगा। हिंदुस्तान ने मंगल को अक़वाम मुत्तहिदा में इसके खिलाफ झूठे और बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे के लिए पाकिस्तान की सरजनिश की और कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत उसी वक्त मुमकिन है जब पाकिस्तान दहशत गर्दी से पाक माहौल बनाए। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तकिल मिशन में काउंसलर
कानूनी मुशीर डॉक्टर काजल भट्ट ने पाकिस्तान पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत हो, इसके लिए पाकिस्तान को दहशतगर्दी से पाक माहौल बनाना होगा और हिंदुस्तान उस वक्त तक सरहद पार दहशतगर्दी का जवाब देने के लिए मजबूत और फैसलाकुन इक़दाम जारी रखेगा। डॉक्टर भट्ट का ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है। डॉक्टर भट्ट ने कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ साथ अपने हमसाया ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तेवार करना चाहता है। शिमला माहदे और लाहौर डिक्लेरेशन के मुताबिक बकाया मसाइल अगर कोई हो तो इसका दो तरफा और पुरअमन तरीके से हल निकालने के लिए पुरअज़्म है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर मंगल के रोज मुल्क के 14 रियासतों के 77 शहरों में सीबीआई की छापेमारी के बाद 20 से ज्यादा मुलजिमीन को हिरासत में लिया गया। बाकी कुछ से भी पूछताछ की जा रही है। सीबीआई को रेड में बड़ी तादाद में पोर्नोग्राफी से जुड़े गैजेट्स, पेन ड्राइव्स और लैपटॉप्स मिले हैं। जब्त किए गए एक स्मार्टफोन में ओनली चाइल्ड सेक्स वीडियोस के नाम से बने व्हाट्सएप ग्रुप का भी पता चला। मंगल की रात तक 10 लोगों को हिरासत में ले लिया गया था। चारशंबे की सुबह तक ये तादाद 20 तक पहुंच गई। ज़राए के मुताबिक मुलजिमीन से पूछताछ की जा रही है, उनमें से कुछ की गिरफ्तारी भी हो सकती है। इन सबूतों, शुरुआती पूछताछ और जांच में ये सामने आया है कि हिंदुस्तान से ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी का नेटवर्क 100 मुल्कों तक फैला हुआ है। इस नेटवर्क में शामिल कुछ दीगर ममालिक के लोगों के नाम भी सामने आए हैं। महाराष्ट्र के बुल्ढाना इलाके में दिन दहाड़े हुई लूट और कत्ल की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। चिखली में 55 बरस के इलेक्ट्रॉनिक्स के कारोबारी की तलवार से काटकर सिर्फ इसलिए उनका कत्ल कर दिया गया क्योंकि उन्होंने लुटेरों को कैश देने से मना कर दिया था। वीडियो फुटेज की बुनियाद पर पुलिस अब मुलजिमीन की तलाश शुरू कर चुकी है। अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना के 5,55,736 नए मामले दर्ज हुए। इसी दौरान 8,032 अफराद की मौत हुई। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना से मुतासरीन का मजमूई आंकड़ा 25,53,00,000 के पार हो गया। वहीं अमवात की तादाद बढ़कर 51,34,120 हो गई। दुनिया भर में अब भी 1,94,20,840 अफराद का इलाज जारी है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 10,197 नए केसेस रिपोर्ट हुए। इस दौरान 301 अफराद ने अपनी जान गंवाई, जबकि 12,134 अफराद ने शिफायाबी हासिल की। मुल्क में एक्टिव केसेस यानी वो अफराद जिनका इलाज चल रहा है उनकी तादाद 1,28,555 हो चुकी है। ये तादाद 527 दिनों में सबसे कम है। बीसीसीआई के सदरनशीन सौरव गांगुली को अब वर्ल्ड क्रिकेट में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। सौरव को आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी का सदरनशीन बनाया गया है। इस ओहदे को पिछले 9 साल से अनिल कुंबले संभाल रहे थे। आईसीसी क्रिकेट कमेटी का अहम काम क्रिकेट के रूल्स बनाना और शर्तों को तय करना है। अनिल कुंबले को 2012 में वेस्टइंडीज़ के क्लाइव लॉयड की जगह आईसीसी क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। 2016 में कुंबले को दोबारा चेयरमैन चुना गया। इसके बाद 2019 में फिर उनका टर्म 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया। दरअसल आईसीसी ने गांगुली को चेयरमैन बनाकर प्रमोट किया है। वो पहले आईसीसी के ऑब्जर्वर के तौर पर काम कर रहे थे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को खला में एक अजीब सूरत हाल का सामना करना पड़ा। हालांकि वक्त रहते इस मसले का हल निकाल लिया गया और खला में एक हादसा होने से बच गया। इसरो ने कहा कि अपने खलाई मिशन में पहली बार चंद्रयान 2 ऑर्बिटर और यूएस लोनर ऑर्बिटर यानी LRO के दरमियान टकराव से बचने के लिए हाल ही में एक टालमटोल तरकीब इस्तेमाल की गई थी। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 2 ऑर्बिटर और IRO 20 अक्टूबर 2021 को लूनार नॉर्थ पोल के पास एक दूसरे के बेहद करीब आने की पेशगोई की गई थी। इसरो और नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी की राय शुमारी से पता चला कि 2 खलाई तैयारे के दरमियान रेडियल सेपरेशन सिर्फ 100 मीटर से कम का होगा और करीबी जाविया 20 अक्टूबर 2021 को हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक 11:15 बजे सिर्फ 3 किलोमीटर होगी। इसरो और नासा ने इस बात पर इत्तेफाक जाहिर किया कि हालात में टकराव से बचने के लिए जंगी पैमाने पर तजुर्बे की ज़रूरत है और दोनों एजेंसियों के दरमियान आपसी समझौते के मुताबिक इन दोनों का डायरेक्शन बदला गया ताकि उन दोनों के बीच में कोई टकराव ना हो। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।